हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ट्रांसफॉर्मर डिस्कस कर रहे थे, इसमें काफी कुछ बेसिक कवर कर चुके। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात हो रही थी। वो अलग बात है, प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म आइडियल नहीं, आइडियल जरूर होता है। इसके बारे में हमने दो बातें तो डिस्कस की थी। देखो, एक तो एक आता लॉस लेस, आयरन लॉस जीरो, यानी आर आई इनफाइनाइट ओपन सर्किट। शंट में है ये पैरेलल में है तो ये ओपन। R1 एंड R2 जीरो, ये शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट और ये शॉर्ट। दूसरा हमने कहा था नो लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स जीरो, लीकेज रिएक्टेंसी जीरो। वो अलग बात है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि लीकेज रिएक्टेंस कम से कम आए, रेजिस्टेंस कम रहे। अब वो अलग बात है भाई, हो पाएगा या नहीं, लेकिन खैर चलो आगे। तो इन इन दो एज्यूम्पशन के बेसिस पे हमारा जो ट्रांसफॉर्मर रह गया था वो क्या था? वी आर लेफ्ट विद दिस सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। हम रह गए थे केवल मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस और रिएक्टेंस के साथ, बस। सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। देखो भाई जरा, इसमें सप्लाई वोल्टेज ये रहे, ये रहा, मतलब लोड वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी साइड, ये रहा। सेकेंडरी करंट यानी कि लोड करंट रेफर टू दिस। मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, और यहां पर आ गए थे इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी आइडियल होने में एक चीज और बची है, एक और प्रॉपर्टी। एक ना क्वेश्चन तो इसका मिल ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आइडियल में क्या क्या चीज है। अब देखो आप आगे, भाई यहां करंट फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए करंट चाहिए, लेकिन हम क्या मान के चल रहे? फाई एम तो रहे। क्यों? अगर मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स ही नहीं होगा कोर में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं आएगा। फ्लक्स तो रहे, लेकिन करंट जो है वो जीरो हो जाए। भाई ऐसा कैसे है? बिना करंट के तो रेसिडुअल फ्लक्स तो हो सकता है, जो इसकी बात नहीं कर रहे। यहां फ्लक्स रहे लेकिन करंट जीरो। हमने कब कहा कि ऐसा होगा? हमारा कहने का मतलब सिंपली है कि ऐसा होना चाहिए आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे कि करंट कम से कम हो। अब इसका सिग्निफिकेंस देखो क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, बिना करंट के फ्लक्स। देखो आपको बताया था फ्लक्स किसके इक्वल होता है? एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। यहां से आ जाओ, आई एम फाई एम अपॉन एन वन इंटू रिलक्टेंस। या इस तरह लिख लें, रिलक्टेंस एन वन आई एम अपॉन फाई एम। आई एम तो जीरो है लेकिन फाई एम नॉन जीरो है। व्हाट डज इट मीन? रिलक्टेंस विल बी जीरो। इसका मतलब रिलक्टेंस यहां पर आयरन कोर का कितना होना चाहिए इस केस में? रिलक्टेंस ऑफ आयरन कोर शुड बी जीरो। हालांकि रिलक्टेंस प्रैक्टिकली जीरो कभी नहीं आएगा, लेकिन जितना स्मॉल हो जाए, आइडियल की प्रॉपर्टी। रिलक्टेंस किसके इक्वल था बताएंगे जरा? एल अपॉन म्यू ए।
यस कनेक्टेड, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ टेक्निकल इशू था। हाँ भाई क्लियर है, कनेक्टेड। देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, फ्लक्स नॉन जीरो, करंट जीरो, आई एम जीरो, तो रिलक्टेंस जीरो, फ्लक्स तो है कुछ ना कुछ, यानी रिलक्टेंस जीरो का मतलब परमेबिलिटी इनफाइनाइट। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आयरन कोर की परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ऑब्वियसली परमेबिलिटी शुड बी इनफाइनाइट। जितना हायर परमेबिलिटी रखे, इसका मतलब यह हमें यह तो पता चली जाता है कि कितना हाई रखें। अच्छा एक और बात है, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस किसके इक्वल होगा इस केस में, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस अगर जीरो है आयरन कोर के लिए, व्हाट अबाउट द इंडक्टेंस, इनफाइनाइट। व्हाट अबाउट द रिएक्टेंस, इनफाइनाइट। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस इनफाइनाइट, करंट जीरो, दोनों बातें एक ही हैं, ओपन सर्किट। तो इट मींस ये बात सबसे अजीब लगती है, कहते भी हैं कि ये हजम नहीं हो रही। तो भाई हमने कब कहा इसको हजम करना है, आइडियल कंडीशन है ये। तो यहां पे जीरो, करंट जीरो आ गई, आई एम, फ्लक्स प्रेजेंट है, लेकिन बस बिना करंट के फ्लक्स जरूर आ रहा है। फ्लक्स नॉन जीरो, देखो अब इस केस में आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो गया। यहां पे बताइए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए I1 इक्वल टू I2 डैश आ गया। पहली बात तो ये, क्यों नो लोड करंट को नेग्लेक्ट कर दिया गया। आगे I1 इक्वल टू I2 डैश का क्या मतलब है, के आई टू डैश यानी के I2। N1 I1 इक्वल टू N2 I2, वेरी कॉमन रिलेशन, लेकिन ये रिजल्ट थोड़ा अप्रोक्सीमेट होता है। मेरा बताने का मतलब ये था, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए तो ट्रू है ना ये N1 I1 N2 I2, प्रैक्टिकली थोड़ा सा डेविएशन आएगा इससे। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की जब हम बात करेंगे तो N1 I1 ये रिजल्ट थोड़ा अप्रोक्सीमेट होता है, क्योंकि I0 नो लोड करंट एकदम जीरो तो नहीं होती, लेकिन यहां पर ये वाली बात है। अच्छा और देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में क्या है, वोल्टेज के बारे में V1 E1 E2 डैश V2 डैश सब इक्वल। एक बात यह है कि आइडियली V1 इक्वल टू E1 इक्वल टू E2 डैश इक्वल टू V2 डैश। V2 बाई के,
V2 बाई V1 के N2 बाई N1, ये रिलेशन आ गया वोल्टेज में। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि V2 इक्वल टू के V1। एक्चुअल में ये रेशो आता था इंड्यूस्ड ईएमएफ में, फ्लक्स के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ में, लेकिन आइडियली वोल्टेज में भी सेम रेशो आ गया। टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा अलग मिलेंगे जो अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। R1 X1 में वोल्टेज ड्रॉप है, ये मान लो कुछ इंटरनल ड्रॉप हो जाता है मशीन में, ट्रांसफॉर्मर में। यहां से ये भी लिख सकते हो कि I2 इज I1 अपॉन के। तो आइडियली क्या रहेगा, V2 के V1, I2 I1 बाई के। प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट है। अब देखो प्रोडक्ट, यस, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ये भी कंडीशन आ गई एक कि V1 I1 इक्वल टू V2 I2। प्रैक्टिकली V1 I1 अप्रोक्सीमेटली V2 I2। हाँ सचिन, इसमें अभी अराउंड 15 डेज मान लो भाई आप। इसमें बता देता हूं आपको क्या है, ट्रांसफॉर्मर तो 1-2 दिन का काम है बस। मेनली है इसमें मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो पोर्शन कंपैरेटिवली आसान है। उसके बाद फिर इंडक्शन मोटर। इंडक्शन तो जरा है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट में ही कराएंगे आपको। V1 I1 V2 I2 प्रैक्टिकली आइडियली ये वाली कंडीशन। देखो जरा ये वाला क्वेश्चन, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, नो लीकेज फ्लक्स, नो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, नो मैग्नेटाइजिंग करंट, नो लॉस। बताओ जरा क्या रहेगा। विच वन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। नो लीकेज फ्लक्स, नो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, बिल्कुल ठीक। ये भी प्रॉपर्टी है भाई, लीकेज फ्लक्स 0, मैग्नेटाइजिंग करंट 0। मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स 0 नहीं होता, φm नॉन 0 होता है। हाँ Im जरूर 0 होती है आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, ये ध्यान रखना। The core of ideal transformer made up of the material
whose relative permeability zero, one, infinite, none of these. बताओ क्या होनी चाहिए परमेबिलिटी? इनफाइनाइट, आइडियल कोर। प्रैक्टिकली जितना हाई हो उतना बढ़िया। समझ रहे हैं आप? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन इस तरीके से। Which one of the following is not indicated on the specification sheet of transformer? Voltage is kVA, kilowatt, देखो कौन सा इंडिकेटेड नहीं होता। हाँ, एंटी। आंसर आपका सही था, इनफाइनाइट। ठीक है। देखो एक्चुअली होता क्या है, थ्योरी ऑब्वियसली, जैसे कि आप इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, थ्योरी में थोड़ा सा मेहनत लगती है भाई। नई चीज पढ़ते हो, पहली बार पढ़ते हो, लेकिन क्वेश्चन उसके कंपैरेटिवली आसान हो जाते हैं फिर। ठीक है ना? हाँ, इसके रिवर्स होता है। जब इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं सब्जेक्ट को ये, तो उन्हें थ्योरी आसान लगता है, पढ़े होती है, क्वेश्चन उनके लिए मुश्किल आते हैं ऑब्वियसली फिर। बताओ क्या इंडिकेटेड नहीं होता? मैं समझाता हूं आपको, ये आंसर ही है इसका सी। अब इस बात को जरा बता देते हैं आपको, समझो जरा। देखो जैसे इंड्यूस्ड वोल्टेज और ईएमएफ, पाई एफ एन वन फाई एम, फाई एम या फाई मैक्स लिख लो, पीक मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। as V1 approximated E1, वोल्टेज रेटिंग ये भी यहीं से बताई जाती है, वोल्टेज रेटिंग भी
√2πf(n1) phi m। इसी तरह V2 के बारे में अप्रोक्सीमेटली V1 V2 अप्रोक्सीमेटेड E1 E2 है। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज पर टर्न। एक टर्न में इंड्यूस्ड वोल्टेज अगर एक सिंगल टर्न हो, देखो जैसे यहां पर N1 टर्न आएंगे, नंबर ऑफ टर्न, ये N2 टर्न्स हैं। अगर मैं केवल एक सिंगल टर्न कंसिडर करूं तो देखिए जैसे कहीं भी एक सिंगल टर्न, देखो वन टर्न, बस वन, N1 या N2 को एक ही टर्न मान लें तो कितना इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा, यानी नंबर ऑफ टर्न वन, दोनों में कहीं से भी रख लो। इसे कहते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज पर टर्न को VT। कितना हो जाएगा, √2πf phi m। यह है RMS वैल्यू वोल्टेज की नेटवर्क के टाइम जो आपको बताया था। ये पीक फ्लक्स है। यह है पीक फ्लक्स √2πf, ये फ्रीक्वेंसी की टर्म है। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि V1 की वैल्यू कितनी आएगी, N1 इंटू VT, V2 की वैल्यू N2 इंटू VT। वोल्टेज रेटिंग जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अब नंबर ऑफ टर्न्स पर भी, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और ये वोल्टेज पर टर्न। हाँ, अब सुनिए आप जरा, देखो भाई अगर ये कॉपर की वाइंडिंग है, ये कॉपर का वायर है, कॉपर वाइंडिंग, कॉपर का वायर अगर इस पे हमने लपेट के कॉइल बनाई ऐसे बांध कर इस पर, ये आयरन है। हम क्या चाहेंगे कि भाई आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना हो, केवल फ्लक्स से कनेक्ट हो। कहने का मतलब ये कॉपर और आयरन टच तो नहीं करने चाहिए एक दूसरे से। कॉपर और आयरन टच कर गए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसमें करंट आने लगेगा, वही सारी गड़बड़ हो जाएगी। कोर में करंट नहीं आना चाहिए ऐसे। तो हम करते क्या हैं, कॉपर वायर पर इंसुलेशन लगाते हैं। देखो जैसे ये कॉपर वायर है, इसके चारों तरफ इंसुलेशन लगाया जाएगा, ये रहा। चारों तरफ इंसुलेशन, वार्निश, इंसुलेशन की पॉलिश की जाती है। अगर आपने कभी ये वायर देखा हो तो चमकीला सा लगता है कॉपर का वायर, वो चमक आती है क्योंकि इंसुलेशन की लेयर होती है वार्निश की तरह उसके ऊपर। ठीक है ना, ये रीजन है। तो ये वायर जो है इंसुलेटेड होता है, इसमें इंसुलेशन है ही। समझ गए आप। रेटिंग के बारे में मैंने जो क्वेश्चन बताया सारी चीजें समझा रहा हूं, किलोवाट केवीए क्या था उसी के बारे में बता रहा हूं आपको। सुनिए जरा,
इन ए 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर, देखो द मैक्सिमम फ्लक्स इज 5√2 मिली वेबर। If the two windings of voltage ratings वन 75 वोल्ट 750 वोल्ट are needed. The number of turns in the winding कितने कितने टर्न चाहिए होंगे इसमें। देखो मैं समझाता हूं आपको जरा इसमें। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, पीक फ्लक्स फाई एम है 35 π√2 मिली वेबर। मिली का मतलब 10⁻³ वेबर, ये है वो। यहां से पहले आप कैलकुलेट करो वोल्टेज पर टर्न या ईएमएफ पर टर्न। एक टर्न में कितना वोल्टेज इंड्यूस होकर आएगा। √2π × 50 मल्टीप्लाइड बाय दिस। कैलकुलेशन सिंपल ही रहेगी, घबराने की बात नहीं है। ये आ रहा है 1.75 वोल्ट। इतना वोल्टेज मिल रहा है एक टर्न में। एक क्वेश्चन तो यहीं तक। क्वेश्चन में इतना एक्सपेक्ट करता हूं 1 मार्क का आपके सिलेबस के हिसाब से। हाँ, मुझे कुछ और चीज बतानी है। वोल्टेज रेटिंग कितनी चाहिए? 175 एंड 750। वोल्टेज रेटिंग्स 175 वोल्ट 50। तो नंबर ऑफ टर्न्स V1/VT कितना रेटिंग है? 175। वोल्टेज कितना? 100 टर्न्स। $400 100 एंड 400 टर्न्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे डिसाइड करते हैं भाई। फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है। इंडिया में जैसे सप्लाई हमेशा 50 हर्ट्ज की यूज होती है, तो वो तो 50 हर्ट्ज ही रहेगी। फ्लक्स देखा जाता है कोर कितना संभाल सकती है, कितना मैक्सिमम फ्लक्स, उसके अकॉर्डिंग कितने टर्न, फिर वोल्टेज रेटिंग। रेटिंग के बारे में है ना क्वेश्चन इसमें आपके।
ये वाले। देखो अब कैसे, the current density of copper एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। थिकनेस ऑफ कॉपर वायर नीडेड to obtain rated current of 150 ampere is। देखो करंट डेंसिटी क्या होती है, जैसे कि नाम से इंडिकेट है, करंट पर यूनिट एरिया। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट पर यूनिट एरिया। अच्छा, फॉर ए करंट रेटिंग ऑफ 150 एम्पियर की करंट रेटिंग, आई होगी जे ए, थिकनेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीडेड, करंट अपॉन करंट डेंसिटी, 3 × 10⁸ मीटर स्क्वायर। जनरली ऐसे बताया जाता है, देखो 1 मीटर कितना होता है, 1000 मिलीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁶ मिलीमीटर स्क्वायर। तो 50 × 10⁻⁻8 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी को जनरली गेज भी कहते हैं। थोड़ा समझा देता हूं आपको क्या है। ये बताओ, जैसे कि वायर है,
भाई कितना थिक वायर यूज करेंगे, जितनी ज्यादा करंट रेटिंग चाहिए। हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, इस थिकनेस की, ये वाला कितना मोटा तार चाहिए। देखा होगा आपने ट्रांसमिशन लाइन में, बड़ी मशीन में मोटे तार यूज होता है, करंट भी तो बहुत ज्यादा होती है किलो एम्पियर्स में। अदरवाइज जैसे कि घर में अपने बहुत बारीक वायर काम चल जाता है, करंट ही कम होते हैं वहां पर, 1 एम्पियर से भी कम ही रहती है करंट हमारे घर में जनरली, हाउस होल्ड में। तो खैर, तो ये होगा थिकनेस। अब सुनो आगे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग के बारे में। ये ट्रांसफॉर्मर हमने डिजाइन किया, ये नंबर ऑफ टर्न्स N1, ये N2। देखो सर, अब अगर हम K को मान लें N2/N1, मैं इसको 2 मान लेता हूं। देखो रेटेड वोल्टेजेस 150 वोल्ट / 300 वोल्ट। V2/V1 का रेशियो भी K होगा, यानी 2 के हिसाब से। ये आएंगे रेटेड वोल्टेज, उसी हिसाब से इंसुलेशन भी डिजाइन किया जाएगा। आगे चलो, जहां तक बात है करंट की, I1 I2, करंट रेटिंग डिसाइड करने के लिए थिकनेस लेंगे कॉपर वायर की, कितनी थिकनेस। करंट रेटिंग्स, सपोज ये करंट है 20 एम्पियर, ऑब्वियसली ये होगी 10 एम्पियर। I2/I1 होता है 1/K, यानी 1/2, ऐसे। ठीक है भाई। अब देखो आप यहां से जो हमने बताया था, V1 × I1 150 × 300
45 10⁻³ VA। VA का मतलब है वोल्ट एम्पियर्स, ये पावर नहीं होगी, मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो इसे कह सकते हैं, नहीं गलत कर दिया मैंने, 150 इंटू 20 3 10⁻³ VA। तो इसे कहेंगे 3 kVA, किलो वोल्ट एम्पियर, kVA। V2I2 इक्वल आएगा, देखो मैंने भी आपको बताया था, 300 इंटू 10, सेम चीज एकदम वही, इक्वल। इसे कहा जाता है VA रेटिंग और KVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज करंट की प्रोडक्ट दोनों तरफ आती है सेम, जो भी आएगी वो है KVA रेटिंग, जितना भी आई इसे कहते हैं VA रेटिंग या KVA। वोल्टेज और करंट की प्रोडक्ट बताई जाती है, ये पावर नहीं है। मैंने आपको पहले भी समझाई थी ये बात, अभी थोड़ा सा रिपीट करता हूं। यहां पे आ जाओ जरा, ये रिलेशन एग्जैक्टली ट्रू होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के लिए प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकती हैं, आइडियल ही मान लेते हैं इसको। देखिए जरा, यहां पे अप्लाई किया गया सप्लाई वोल्टेज, कितना है 150 और 20। ये अप्लाई किया 150 वोल्ट, ये फ्लो हो रही 20 एम्पियर करंट, यहां मिल रहा 300 वोल्ट और करंट फ्लो हो रही इसमें 10 एम्पियर। अब मुझे आप ये बताओ पावर कितने डिलीवर हो रही लोड को। समझे? देखो लोड पावर, या कहें कि पावर आउटपुट, एसी के केस में पावर क्या बताई जाती है, वोल्टेज, करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड। सपोज ये हो गया cos फाई, यह है पावर फैक्टर, वो लैगिंग हो या लीडिंग हो। अब ये बताओ पावर आप बता सकते हो क्या, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो इसके, नहीं बताई जा सकती। 3 इंटू cos फाई, ये आ जाएगी किलोवाट में, ये वाट में। पावर की यूनिट वाट है, वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर। अब यहां पर ये जो पावर फैक्टर है ये डिपेंड करता है कंज्यूमर पर। देखिए जैसे इसके जैसे 3-4 ट्रांसफॉर्मर बनाए सपोज हमने सिमिलर रेटिंग के,
चार अलग अलग जगह चला गया, अलग अलग कंज्यूमर ले गए। अब लोड का मतलब कंज्यूमर का पावर फैक्टर अलग अलग है। जैसे भाई किसी ने इसको अप्लाई कर दिया ट्रांसफार्मर को ट्यूबलाइट वगैरह जलाने में, बल्ब वगैरह जलाने में, उसका पावर फैक्टर यूनिटी के आसपास है। किसी ने लगा दिया इसको मोटर के पंप में पानी खींचने के लिए, इंडक्शन मोटर यूज हो रहा, पावर फैक्टर सपोज 0.8 लैगिंग है। और किसी ने और कहीं लगा दिया जहां पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग है। अब ये देखो, अगर लोड पावर फैक्टर अलग अलग होता रहेगा, जैसे 0.8, तो पावर आउटपुट आएगी 2.4 किलोवाट। उसे कितनी पावर मिलेगी? 2.4। 0.9 कितनी पावर मिलेगी? 0.4 कितनी पावर? अगर यूनिटी पावर फैक्टर हो यानी cos फाई मैक्सिमम 1, तो फिर 3 किलोवाट भी। अब आप ये बताओ, स्पेसिफिकेशन शीट पर हम एज ए मैन्युफैक्चरर जो हम बना रहे इसको, हम इसकी शीट पे क्या कहकर बताएं उसे कि भाई किलोवाट रेटिंग क्या है? नहीं बता सकते। वो तो डिपेंड करेगा कंज्यूमर पर, वो उसका पावर फैक्टर क्या है, हर एक लोड का अलग अलग होता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर में या जनरेटर में, जनरेटर का भी बिल्कुल ऐसा ही केस होता है। वोल्टेज करंट रेटिंग तो हमें पता है भाई, वोल्टेज रेटिंग का तरीका मैंने आपको बताया नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से। करंट थिकनेस कंडक्टर की कितनी सेलेक्ट कर रहे वो तो हमें पता है, वो तो फिक्स रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन पावर फैक्टर कितना होगा लोड का अलग अलग होता है, तो पावर रेटिंग भी डिफरेंट आ रही। इसलिए हम ये कह सकते हैं सिंपली, यहां पे समझिए आप, V2I2 कौन सी रेटिंग है? S। तो पावर रेटिंग जो बताई जाती है S इंटू कोस फाई। अगर ये VA में है तो ये पावर आ जाएगी वाट में पावर फैक्टर के बाद, KVA, ये किलोवाट में। इसलिए कहा था मैंने कि किलोवाट रेटिंग कभी नहीं बताई जा सकती जनरेटर या ट्रांसफॉर्मर के लिए, क्योंकि आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर है, लोड पे डिपेंड करेगा वो। इन ट्रांसफॉर्मर एंड जनरेटर ratings are specified. So S is given. पावर रेटिंग जिसे कहते हैं पावर रेटिंग, किलोवाट, डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ लोड। कौन सा लोड होगा उसका पावर फैक्टर कितना होगा। जनरेटर का केस भी बिल्कुल ही है, बस वो मैं आपको नहीं समझा रहा हूं कैसे। ये रीजन है कि रेटिंग इसकी केवीए में होती है, किलोवाट में नहीं। ये आप देख सकते हो। इसलिए जो कनेक्शन मिलता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वो भी ऐसे ही होता है, उसमें भी जो रेटिंग होती है वो केवीए कनेक्शन। घरों में भी कनेक्शन केवीए होता है, किलोवाट बोल देते हैं लोकल में,
कि भाई हमारे घर में 2 केवी 2 किलोवाट का कनेक्शन है, 3 किलोवाट, वो प्रॉपरली केवी होता है। क्योंकि पावर फैक्टर डिपेंड करता है घर में एसी यूज कर रहे लोग कितना, एसी फ्रिज सब चीजों के लिए अलग अलग है पावर फैक्टर। हाँ भाई, समझ में आई बात? यस, चलिए जरा अब देखो ये वाला क्वेश्चन, सिंगल फेज, ये सिंगल फेज ही है जिसके हमने बात की। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में 3 सप्लाई वोल्टेज होते हैं, यहां तो एक ही है, तो सिंगल फेज ही पढ़ना है हमें केवल। सिंगल फेज 50 हर्ट्ज यानी ये फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफॉर्मर रेटेड एज, अब ध्यान से देखो रेटिंग कैसे आती है इसकी। टेन केवीए, 200 वोल्ट, delivering a load of 3 - J4 ohm, the power delivered to load is देखो जरा ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग समझो जरा कैसे। गिवन होती है वीए रेटिंग, ये रही जो इसकी 10 kVA, रेटेड वोल्टेज इज 200 वोल्ट। पहले जरा रेटिंग पे जाओ। करंट रेटिंग की हमें जरूरत तो है नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं, आगे शायद जरूरत पड़ भी जाए। तो करंट रेटिंग देखो कैसे कैलकुलेट की जाती है। वीए रेटिंग हमने बताया था आपको V1 I1 V2 I2, S0 बाई V1। कितना आ गया? 10 kVA, वोल्टेज V1 500 वोल्ट, $200 एम्पियर।
रेटेड करंट 20 एम्पियर ओब्लिक 50 एम्पियर। ये करंट रेटिंग कैसे, V1 I1 V2 I2। करंट रेटिंग जनरली नहीं गिवन होती, VA रेटिंग गिवन होती है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जरूरत अगर पड़ेगी तो। V1 रेटेड 0.4। हाँ भाई, चलो खैर अब क्वेश्चन पे आ जाए। इन सब की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। देखो ये सब मैंने आपको यहां समझाने के लिए बताया, आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इनकी, अभी तो नहीं। हाँ अब यहां पे आ जाओ आप जरा। इसमें गिवन है लोड वोल्टेज सेकेंडरी है रही, कितना लोड कनेक्ट है, 3 - j4 ओम। ये वाला लोड कनेक्टेड है, कैसे कनेक्ट करोगे। इधर की तरफ सप्लाई, ये 200 वोल्ट पे सप्लाई हो रहा है, ये लोड इंपेडेंस है ZL। देखो भाई कैसे कैलकुलेट करते हो। आइडेंटिफाई करो इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है जरा। हाँ बताओ जरा, दो चीजें समझाए थे आपको। R प्लस j⍵L इंडक्टिव तो कैपेसिटिव, माइनस का मतलब यह है कि कैपेसिटिव लोड। पावर फैक्टर लीडिंग, -पाई।
tan इनवर्स 4/3 ओम। तो पावर फैक्टर cos फाई लीडिंग। क्वेश्चन कर चुके इस तरीके के पहले। cos फाई लीडिंग है ये। हाँ तो बताओ, अगर tan फाई की वैल्यू 4/3 है cos फाई कितना जाएगा 3/5.6। पावर फैक्टर यहां से आ गया। जनरली क्वेश्चन में ये चीज डायरेक्ट गिवन होगी। मैंने दो क्वेश्चन को मिलाया आपके लिए एक्चुअली। यहां से देखो, अब ये बताइए करंट की वैल्यू क्या आएगी। लोड करंट V2/ZL 200, ये 5 ओम, ये आ गई 40 एम्पियर। ठीक है, चलते अब आगे। अब यहां से देखो, ये करंट आ गई कितनी 40 एम्पियर। लोड का पावर फैक्टर भी हमने कैलकुलेट किया 0.6 लीडिंग इंपीडेंस है। हाँ, लोड पावर और पावर आउटपुट, लोड वोल्टेज, लोड करंट, पावर फैक्टर। फोर 4.8 किलोवाट। वन फाइव का मतलब होता है सिंगल फेज, इसका मतलब फेज।
50 हर्ट्ज। ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग ऑन 3/4 लोड, पावर फैक्टर लैगिंग। किलोवाट में पावर आउटपुट बताना है। ये ज्यादा सूटेबल क्वेश्चन है प्रीवियस के मुकाबले। वो तो बेसिकली कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। कैरी ऑन। सॉरी।
देखो इसकी रेटिंग क्या है, 20 kVA, ऑपरेटिंग ऑन 3/4 ऑफ लोड। देखो इस बात का क्या मीनिंग है, जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले भी, 3/4 ऑफ लोड, 3/4 ऑफ फुल लोड, इसका मतलब यह है लोड मींस करंट, यानी कि I2 की वैल्यू जो है X इंटू I2 फुल लोड कितना है, ये 3/4। करंट जो है रेटेड करंट का 3/4 है। समझ गए, 3/4। 3/4 ठीक है। अब आगे समझो, ये हो गया लोड VA कितना होगा, SL, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज तो कांस्टेंट ही होता है रेटेड, ये हो जाएगा XV2 I2 फुल लोड। इसका मतलब यह है कि ये भी रेटेड वोल्टेज है, फुल लोड करंट मतलब ये भी रेटेड है। डायरेक्ट आगे से यूज कर लो X इंटू S0। अगर करंट 3/4 है, इसका मतलब लोड का जो VA है, VA का मतलब वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट, वो भी 3/4, वोल्टेज तो कांस्टेंट। काम आपका बहुत आसान हो गया। देखो लोड पावर, पावर आउटपुट, यह है V2 I2 cos phi, यानी कि SL cos phi, X इंटू S0 cos phi। .8 लैगिंग, तो X यहां है 3/4, VA कितना गिवन है, बल्कि KVA गिवन है 20। $12 किलोवाट। देखो अगर लोड पावर ये हो गया X इंटू S0 cos phi, ये चीज अगर KVA में है तो ये चीज है किलोवाट डायरेक्ट। हर बात समझ में? $12 किलोवाट। $50 KVA, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर,
डिलीवरिंग, ₹45 अच्छा सॉरी, पावर फैक्टर ऑफ 0.75 लैगिंग लीडिंग गिवन नहीं है। देखो अब जरा, 50 kV है, रेटेड वोल्टेज इज 400 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट। करंट की जरूरत होगी तो कैलकुलेट करेंगे, वरना नहीं। कितना लोड डिलीवर हो रहा है आप जरा ये पढ़ लो आप। डिलीवरिंग 80% ऑफ लोड, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0.8। पावर फैक्टर ऑफ 0.75 ये आ गया। पावर बताइए आउटपुट कितनी होगी? XS0 cos फाइव, ये 0.8, ये 50, ये 0.75, 30 किलोवाट। XS0 cos फाइव, डायरेक्ट अब यह फार्मूला आपके पास बन गया। सिंगल फेज, फिफ्टी हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर have equivalent circuit parameter as resistances, leakage reactances।
total resistance referred R ठीक है बात। देखो भाई क्या रह गए, रेटिंग देखो पहले जरा। VA रेटिंग, KVA रेटिंग ये रही। अब सबसे पहले यहां से आप देखो जरा, टर्न्स रेशो, ठीक है बात। अच्छा, ये रेजिस्टेंस लीकेज रिएक्टेंसेस गिवन है, देखिए सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड फोर स्क्वायर 1.5 ओम। सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस प्राइमरी साइड में रेफर करने के लिए डिवाइड बाई के स्क्वायर।
टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, प्राइमरी का तो है ही, सेकेंडरी का भी प्राइमरी साइड में रेफर कितना होगा? फाइव 5.5 14.5 ओम। अब देखो जरा सेम क्वेश्चन, एक छोटा सा इसमें चेंज करना चाहेंगे हम। टोटल रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। इसमें रेफर करना है सेकेंडरी साइड में। सेकेंडरी वाला तो है ही सेकेंडरी साइड में, प्राइमरी वाले को भी सेकेंडरी में रेफर कर देना है। हाउ टू डू? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ये, अब देखिए जरा, ऐसे समझो, प्राइमरी रेजिस्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड, यहां के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। जब सेकेंडरी वाले को प्राइमरी में रेफर करते हैं तो डिवाइड बाई के स्क्वायर, और वाइस वर्सा मल्टीप्लाइड बाई के स्क्वायर। टोटल रेजिस्टेंस
टोटल लीकेज रिएक्टेंस x1 डैश प्लस x2, टू 32 ओम। समझे बात? जब हम रेफर करते हैं टोटल प्राइमरी साइड में, इसको R01 भी लिख देते हैं कई बार, इसको X01 भी, या केवल R और X। प्रॉपरली स्पेसिफाई करना हो तो ये R02 X02। ठीक है ना? चलो भाई फाइनलाइज करने की तरफ चलें ट्रांसफॉर्मर को। इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, देखो इफिशिएंसी क्या होती है। पावर आउटपुट पावर इनपुट, रेशियो ऑफ पावर आउटपुट पावर इनपुट। पीआई। और कैसे लिख सकते हो? पावर इनपुट इक्वल होती है पावर आउटपुट प्लस लॉस कितने हो रहे। तो पावर इनपुट क्या है इसमें? लॉसेस, कितने लॉस हो गए? ये तो खैर जनरल फार्मूला ट्रांसफॉर्मर ही का, आई थिंक यू आर फैमिलियर। अब लॉसेस बताओ कितने हैं इसमें? आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, लोड लॉस। तो इफिशिएंसी हम लिख सकते हैं पावर आउटपुट कॉपर लॉस। सारी टर्म जानी पहचानी अब तो।
आगे चलो। देखिए, एट ए लोड एक्स, अब तक को जाने गए आप, यानी लोड करंट रेटेड का फुल लोड का एक्स टाइम्स, लोड भी है एक्स टाइम्स ऑफ रेटेड। कॉपर लॉस कितने होते हैं? फुल लोड कॉपर लॉस, अगर करंट को 1/3 कर दे, कॉपर लॉस 1/9 हो जाता है ना। पावर आउटपुट बताइए कितना, अभी तो डिस्कस किया था। दैट्स वाई efficiency will be power output आयरन लॉस एक्स पे डिपेंड नहीं करता, कॉपर लॉस। देखो यूज कैसे करेंगे फार्मूले को, इतने क्वेश्चन तो करके तो समझ में आ गया होगा नोटेशन क्या है, एक्स क्या है, पी आई क्या है, पीसीएफ क्या है, इसलिए मैंने क्वेश्चन वो आपको पहले कराए। ईटा डिपेंड्स करता है कितने परसेंट लोड डिलीवर हो रहा है। भाई एक्स का मतलब क्या है, हाफ लोड यानी एक्स इक्वल टू 1/2, 1/3 लोड एक्स इक्वल टू 1/3, 70% ऑफ फुल लोड एक्स की वैल्यू 0.7। ठीक है ना, तो ईटा फंक्शन है एक्स का। अब जरा इसको ऐसे लिख लें, डिवाइड बाई एक्स, पीसीएफ। अब आप मुझे बताओ इफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। ईटा मैक्सिमम, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, इफिशिएंसी मैक्सिमम यानी कि डिनोमिनेटर मिनिमम। डिफरेंशिएट कर दो जरा एक्स के रेस्पेक्ट में डिनोमिनेटर को,
कने कह रही हूँ देखो भाई जरा, डी बाई डी एक्स इसके लिए ये तो 0, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पर x की वो वैल्यू चाहिए जहां आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल हो जाए जिस x की वैल्यू के लिए। इफिशिएंसी मैक्सिमम आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। तो फॉर ईटा मैक्सिमम तो देखो जरा अभी कितना आएगा। ईटा मैक्सिमम यहां आ जाएगा x0 x0 x0। इसके इक्वल पी आई, ये दोनों। बस ईटा मैक्सिमम का वैसे फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये कंडीशन से आ ही जाएगा फिर तो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत है फेजर डायग्राम के बारे में बस। Single phase transformer has and copper losses half load respectively. अच्छा 90 था, सॉरी 910। gives maximum efficiency
देखिए जरा, एट हाफ लोड आयरन लॉस कॉपर लॉस 40 वाट, ये हाफ लोड पर गिवन है। देखो सर, अब भाई एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, लोड कितना भी हो, आयरन लॉस तो सेम ही रहेगा। व्हाट इज पीसीयू? फुल लोड कॉपर लॉस, यहां से जरा आप बताएंगे। ये आ गया। अच्छा, इफिशिएंसी मैक्सिमम के लिए जब आयरन लॉस कॉपर लॉस इक्वल हो जाए, नाइनटी अपॉन 160 0.75 यानी कि 75% ऑफ लोड पर। सेवेंटी 75% ऑफ लोड पर, इस पर इफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। रेस्पेक्टिवली, लीडिंग इज परसेंट में एफिशिएंसी बतानी है। रेटेड कितना गिवन है? 10 केवीए। आयरन लॉस किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखें क्यों।
0.24 किलोवाट। ईटा बताना है हमें 80% ऑफ लोड यानी 0.8 पर। पॉइंट 9 लीडिंग पर। देखो भाई, अगर ये केवीए में है तो पावर किस में कन्वर्ट होकर आएगी? किलोवाट। सारी कैलकुलेशन किलोवाट में कर लो। कहने का मतलब ये है। देखो ऑब्वियसली कैलकुलेशन ये वाली थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगी, जनरली आसान आएगी कैलकुलेशन। कुल मिलाकर कैलकुलेशन का तरीका यह है। प्रीवियस क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, जनरली आ जाता है। यहां एफिशिएंसी का एक क्वेश्चन इसलिए जरूर था कराना कि आप जरा समझ लें कैसे आ सकता है। ठीक है, चलो इसे कल कंप्लीट करते हैं फिर, है ना।